स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल ASG बिहार बोर्ड में। आप सबों के लिए लेके आए हुए हैं क्लास 12th बायोलॉजी VVI लघु उत्तरी प्रश्न, जिसको हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप सभी देखिए लिखा हुआ है जीव विज्ञान 12वीं कक्षा के लिए बिहार बोर्ड 2025 के लिए महत्वपूर्ण VVI लघु उत्तरी प्रश्न लेके आए हुए हैं। और आपका जो ये क्लास है, आज आप लोगों का ये तीसरा क्लास है। अगर आप सभी पहला क्लास और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और आप लोगों का जो 100% क्वेश्चन है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा और हम आप सबों के लिए पूरा सिंपल और आसान भाषाओं में क्वेश्चन लेके आते हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप सबों का। आप लोगों का जो है यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखें। मतलब जो जैविक खाद होते हैं उससे क्या लाभ होता है, आपको 2 लाभ बताना है। और सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है और फिर लाभ लिख के डैश देना है और पहला लाभ लिखना है। पहला लाभ कह रहा है यह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। और दूसरा लाभ कहता है यह प्राकृतिक एवं हानि रहित होता है। मतलब प्राकृतिक को ये हानि नहीं पहुंचाता है और मिट्टी की जो गुणवत्ता होता है वो बनाए रखता है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर पहला का इस तरह से जवाब दे सकते हैं। कितना आसान है जवाब देना। तो आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बायोटिक समुदाय तथा उसके वातावरण को एक साथ पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। मतलब जो बायोटिक समुदाय होता है तथा उसके वातावरण को एक साथ जब मिला देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इनको आप रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके बिहार बोर्ड में 2025 में पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कैंसर के 2 लक्षणों को बताइए। जो कैंसर होते हैं लोगों में, इनके 2 लक्षण बताना है। तो सबसे पहला देखिए उत्तर लिखना है और फिर आपका जो कैंसर का लक्षण पूछ रहा है तो आप कैंसर के लक्षण लिख के डैश दीजिएगा। फिर पहला लक्षण लिखिएगा वजन में कमी। जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उनके शरीर का जो वेट होता है वो कम होने लगता है। और दूसरा लक्षण कर रहा है शरीर के किसी भाग का अत्यंत वृद्धि। मतलब शरीर में कहीं पे अगर कोशिका विभाजन बार बार होते रहता है तो वहाँ पे एक ट्यूमर बन जाता है और ये ट्यूमर बड़ा होकर एक कैंसर का रूप ले लेता है। आशा और उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है सहलग्नता को परिभाषित करें। सहलग्नता को परिभाषित करें तो इसका पूरा आसान उत्तर हो जाएगा 2 होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना सहलग्नता कहलाता है। सहलग्नता का मतलब होता है साथ साथ। जब कोई लक्षण होता है वो एक साथ मतलब साथ साथ पाए जाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, सहलग्नता। सहलग्नता का परिभाषा पूछेगा तो आप बोलिएगा गुणसूत्रों के धागे
को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? सहलग्नता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका MVVI रहने वाला है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब समूह के 2 पार्टनर लाभान्वित होते हैं तो वैसे समूह को सहभोजिता कहा जाता है, और उदाहरण हो जाएगा कौवा और भैंस। चलिए इसको अपने भाषा में समझाते हैं, सहभोजिता किसको कहते हैं। सहभोजिता का मतलब होता है साथ साथ ऐसे 2 जीव दोनों एक दूसरे पे क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, और दोनों को क्या मिलता हो? लाभ मिलता हो। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सहभोजिता। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कौवा एवं भैंस। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव समाज में भैंस के ऊपर कौवा आता है, और कौवे जो होते हैं, जो भैंस के आँख में कैंची ऊंची होता है उनको खा लेता है, कान साफ कर देता है, और इससे क्या होता है? भैंस का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो साफ भी हो जाता है, और कौवे को भोजन भी मिल जाता है। तो दोनों को क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। तो आशा और उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप सबों के लिए जो है इसी तरह का मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं, इसीलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, ताकि जब आप एग्जाम हॉल से निकलें तो आपका मन और आपका दिमाग सब कुछ क्या हो? खुश रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैसी विधि जिससे उचित सिंचाई, कीटनाशी का उपयोग एवं उच्च उत्पादक वाले बीज का उपयोग कर कृषि उत्पादों को अत्यधिक रूप से बढ़ाया जाता है, हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति का मतलब ही होता है कि आप अधिक से अधिक फसल को पैदावार किस तरह से कर सकते हैं, ताकि हमारे देश में जो लोग भूखे मर रहे हैं उसके तक भोजन को पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोगों तक भोजन को पहुंचाना, जहां तक भोजन नहीं पहुंच रहा है वहां तक पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिसने वैश्विक ताप हो रहा है। मतलब कि 2 ग्रीन हाउस के नाम बताना है जिससे हमारा पर्यावरण का ताप क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। इसका जवाब देना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला CO2 और दूसरा हो जाएगा CO। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस पे प्रभाव पड़ रहा है और हमारा तापमान अधिक हो रहा है। और दूसरा है CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनके वजह से भी हमारा पर्यावरण का तापमान अधिक हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी गर्मी जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जा रहा है। तो ये सब जो प्रभाव हो रहा है किसके वजह से? CO2 और CO की वजह से हो रहा है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, जैव विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं? जैव विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन के विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। पृथ्वी पे भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जीव जंतु पाए जाते हैं, और सभी क्या कहलाते हैं? विभिन्नता की वजह से ही
सभी जीव अलग अलग तरह का दिखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र में भालू पाए जाते हैं वो सफ़ेद दिखते हैं, और जो रेगिस्तान में भालू दिखाई देते हैं वो आपका काला दिखता है। तो ये सब जो हो रहा है किनके वजह से हो रहे हैं? विविधता की वजह से हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं, पृथ्वी पर जीवन के विविधता को क्या बोल सकते हैं? जैव विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, असंक्रमणीयता में लिम्फोसाइट की भूमिका के बारे में लिखें। का उत्तर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम का मुख्य कोशिका लिम्फोसाइट है। यह बी एवं टी लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मेड्यूलेट इम्यून सिस्टम, जबकि बी लिम्फोसाइट सेल मेडियोस्टेट इम्यून सिस्टम बनाते हैं। दोनों लिम्फोसाइट को अपने अपने कार्य के लिए एंटीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से कार्य निष्कासित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बी एवं एक होता है टी। तो आप लोगों को ये क्लास में बताया भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मलेरिया और निमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है? तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया और निमोनिया का प्रसारण जो होता है एक जीव से दूसरे जीव में जो जाता है वो किस प्रकार होता है, ये समझाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मलेरिया का प्रसारण मादा एनीफिलीज मच्छर की मदद से, जबकि निमोनिया का प्रसारण डिप्लोफोकल निमोनिया बैक्टीरिया की मदद से होता है। तो हम लोग जानते हैं मलेरिया का जो वाहक होता है वो मादा एनीफिलीज मच्छर होता है, और जबकि निमोनिया का वाहक कौन होता है? डिप्लोफोकल निमोनिया बैक्टीरिया की मदद से एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, वायु प्रदूषण क्या है? इसके हानिकारक प्रभाव का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? वायु प्रदूषण क्या है, इनके हानिकारक प्रभाव को लिखना है आप सबों को। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के संगठन में आदि अवांछित तत्व या यौगिक उपस्थित हो जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य, अन्य जानवरों, पादपों तथा भवनों का नुकसान पहुंचाता है। तो वैसे पदार्थ को वायु प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हो जाएंगे? तो वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव हो जाएंगे, पहला प्रभाव, मनुष्य तथा दूसरे जानवरों के श्वसन हेतु हवा आवश्यक है। इसके प्रदूषित हो जाने से तथा दूसरे जानवरों को सांस के कई रोग हो जाते हैं, और जिनकी वजह से जो है लोग बीमार अधिक पड़ते हैं। ये सब इनके क्या हैं? दुष्प्रभाव हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रभाव क्या है। वायु प्रदूषण में मौजूद SO2 जैसी वायु प्रदूषक के कारण भवनों एवं इमारतों की खूबसूरती समाप्त हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे देश की जो दार्शनिक चीज है ताजमहल, वो जो पीला पड़ रहा है, इसका मेन वजह है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से ही जो इमारतें होते हैं उनकी खूबसूरती क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आशा और उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए एवं आरएनए के बीच दो प्रमुख अंतर लिखना है। ये बहुत वीवीआई है, इनको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। डीएनए एवं आरएनए के बीच दो प्रमुख अंतर बोलेगा लिखने तो आप इसी तरह से लिखिएगा। सबसे पहले एक बीच में इस तरह से लकीर फाड़ दीजिएगा, फिर एक बगल डीएनए लिखिएगा, फिर एक बगल आरएनए लिखना है। और डीएनए में पहला नंबर देखिए क्या कर रहा है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो डीएनए होता है इस तरह से डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और डीएनए का दूसरा देखिए अंतर क्या कर रहा है, डीएनए आनुवंशिक सूचना संरचना के लिए जिम्मेदार है, मतलब जो डीएनए होता है आनुवंशिक सूचना को क्या करते हैं, संचरण करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में भेजते हैं। और आरएनए का दूसरा अंतर कर रहा है, जबकि आरएनए आनुवंशिक कोड संचारित करता है, मतलब जो डीएनए के पास सूचना होता है उनको ये क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ गए होंगे। तो आप सभी कमेंट में बताइए कि आप सबों को जो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है क्लास 12 बायो का कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर जो मेरे प्यारे छात्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और आप लोगों के लिए इसी तरह का डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।